नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की होगी बैठक। सभी राज्यों के सीएम के शामिल होने की उम्मीद। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एजेंडे पर होगी चर्चा। वैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला ऑल पार्टी डेलीगेशन बहरीन रवाना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को करेगा बेनकाब। सांसद राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा। आज पुंछ के शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस आज से 31 मई तक देश भर में करेगी जय हिंद सभा। सशस्त्र बलों की वीरता को करेगी सलाम। दिल्ली की बवाना फैक्ट्री में आग के बाद धमाके से गिरी इमारत। मौके पर दमकल की 17 गाड़ियां मौजूद। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। उत्तर भारत में झुलसा रही गर्मी। पूर्वोत्तर में हो रही बारिश। जैसलमेर में 48 डिग्री पार पहुंचा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ है। प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब कुवैत की यात्रा करेगा। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल बहरीन अल्जीरिया की यात्रा करेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को प्रदर्शित करेगा ये डेलीगेशन। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को प्रदर्शित करेगा ये डेलीगेशन। सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन रवाना हुआ है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन सऊदी अरब कुवैत बहरीन रवाना हुआ है। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। चारों तरफ देशभक्ति गानों पर झूमे हिंदुस्तानी लोग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पहासू मठ मंदिर से निकाली गई तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। पहासू थाने के कस्बा पहासू में निकाली गई तिरंगा यात्रा। यह अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। तो शहीद स्मारक पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ, जिसमें बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। पहासू थाने के कस्बा पहासू में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। चारों तरफ देशभक्ति गानों पर हिंदुस्तानी लोग झूमे। तो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। 22 अप्रैल को कुछ आतंकवादियों ने वहाँ पे हमारे 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी।
उसके सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जो 9 तारीख को उसके आतंकवादियों के कैंपों पर हमला कराया, उसके उपलक्ष्य में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पहलगांव में जो हमारे 26-27 निर्दोष लोगों की हत्या, उनका धर्म पूछ करके जो हत्या की गई थी आतंकवादियों के द्वारा, उसके पाकिस्तान के जो मंसूबे बार बार हमारे देश में आतंकवाद के रहते हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन नाम से एक अभियान चलाया, जिसको 7 मई से लेकर के 9 मई तक भारत की बहुत ही विशाल और मजबूत सेना ने जो उनको जवाब दिया है, वो बहुत बरसों तक, आने वाले समय तक पाकिस्तान में हमारे धमाकों की, ब्रह्मोस की, आकाश की गूंज सुनाई देती रहेगी। उसी के समर्थन में हम सेना का आत्मबल बढ़े, उनको पता चले कि हमारे देश की जनता हमारे सेना के साथ खड़ी है। सीधा सा ये है कि 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने बहुत कायराना हरकत की थी और हमारी बहन बेटियों का धर्म पूछ का सिंदूर हो जा रहा था, उसी के उपलक्ष्य में एक तरीके से समझिएगा, जो 7 मई से 9 मई तक पाकिस्तान पर भारत की सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए और आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया, उसके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान 3 दिन के अंदर घुटनों पर आ गया। हमारी सेना ने जो ये शौर्य का काम किया, इसके सम्मान में सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। बढ़ते आगे खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, सुबह 10 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। तो सभी सीएम विकसित भारत की योजनाओं पर अपना सुझाव देंगे। सुझाव मिलने के बाद पीएम मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से सुझाव मिलने के बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे। तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक होने वाली है। करीब 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है, यानी अब से कुछ देर बाद 10 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी। सुबह 10 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। सभी सीएम विकसित भारत की योजनाओं पर अपना अपना सुझाव देंगे और सुझाव मिलने के बाद मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, सांसद राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा आज है। जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा करेंगे राहुल गांधी। पुंछ के शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात करते नजर आएंगे। गोलाबारी में बीते दिनों मारे गए थे पुंछ के कई लोग और आज इनके परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुंछ के शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं सांसद राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा करेंगे। और अब बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन है। देश के 11 राज्यों में कोरोना की दस्तक। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं,
दिल्ली में कोरोना के 23 केस सामने आए हैं और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। हरियाणा, राजस्थान, बंगाल में भी कोरोना के केस सामने आए। तो बढ़ते कोविड मामलों पर सरकार सतर्क है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन है और इसी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, देश के 11 राज्यों में कोरोना की दस्तक। दिल्ली में कोरोना के 23 केस सामने आए हैं, जिसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई। और इसी के साथ आपको बता दें, भारत में कोरोना के बढ़ते मामले अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर टेंशन है। देश के करीब 11 राज्यों में कोरोना की दस्तक, 11 राज्यों में कोरोना के केस सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 23 केस सामने आए, जिसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई। और इसी के साथ हरियाणा, राजस्थान, बंगाल में भी कोरोना के केस सामने आए। तो बढ़ते कोविड मामलों पर सरकार सतर्क है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन। हालांकि सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसी के लिए आज दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम योगी। आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सभी राज्यों के सीएम को शामिल होना है। और इसीलिए आज दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। करीब 10 बजे का समय जब इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अब से कुछ देर बाद यानी 10 बजे नीति आयोग की बैठक की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने वाली है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इसी कड़ी में सीएम योगी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि नीति आयोग की बैठक पहले से ही प्रस्तावित थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम ही दिल्ली पहुंच गए थे। और ये जो बैठक है, जो प्रदेश की विकास की योजना होती है, वो सब तमाम चीजें तय होती हैं। नीति आयोग द्वारा जो नीति बनती है, जो भी समयबद्ध जो कार्य होता है, उसके बाद सरकार जो है रैंकिंग कैसे मिलती है, रैंकिंग जो राज्य आगे है, जो पिछड़ा है, उसी जो है बैठक से पता चलता है कि हमारे राज्य में जो विकास हुआ है, कितना जो है धन खर्च हुआ है। नीति और आगे नीति आयोग द्वारा बनाया जाता है कि ये योजनाएं अगर प्रदेश में लागू हो जाएंगी, केंद्र सरकार की जो योजना है वो प्रदेश में कितना लागू हुई है, कितना बाकी है। अगर उसमें स्पीड आएगी, गति पकड़ाया जाएगा, तो जरूर जो है विकास होगा। इसीलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है और सभी राज्यों को मुख्यमंत्री इस बैठक में भाग लेते हैं और अपने राज्यों की जो रिपोर्ट होती है वो भी देते हैं। और जो वहाँ से मिलता है कि हाँ इस राज्य में कमियां रह गई हैं, वो भी दूर करने का मौका मिलता है। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां से अब कुछ देर बाद नीति आयोग की बैठक की शुरुआत होगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तिलक से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला
घर के बाहर दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला बोला। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, दबंग हमलावर पिता की हत्या के मामले में भी नामजद। तो पीड़ित रमन त्रिपाठी ने फायर करने का भी आरोप लगाया है। दबंग हमलावरों ने युवक की गाड़ी पर भी हमला किया। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो हरदोई की सांडी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां तिलक से लौट रहे युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। घर के बाहर दबंगों ने युवक पर हमला बोला। युवक ने फायरिंग का भी आरोप लगाया है। दबंग हमलावर पिता की हत्या के मामले में भी नामजद। तो पीड़ित रमन त्रिपाठी ने फायर करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शानू जुड़ चुके हैं। शानू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज बरेली के दौरे पर हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें दर्शकों को बताएं। शानू। शानू, हमारी आवाज आप तक आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बार सवाल पूछता ही है। शानू, जिस तरीके से आज बरेली के दौरे पर है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें जरा दर्शकों को बताएं। देखिए तन्वी, निश्चित तौर पे आज जो यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है वो बरेली दौरे पर पहुंचेंगे और करीब 10 बजे जो है वो बरेली पहुंच जाएंगे और यहाँ पर सर्किट हाउस में सबसे पहले वो जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वित्त के जो विभाग है यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उनके अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद वो करीब 11:15 बजे जो है सीधा भारत सेवा ट्रस्ट भवन पहुंचेंगे, जहाँ पर झारखंड के राज्यपाल यानी कि संतोष कुमार गंगवार का आवास है। वहां पर जो है उनकी धर्मपत्नी की जो बरसी है उस कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे और वहां पर जो है श्रद्धा सुमन जो है फूल उनको जो है अर्पित करते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर करीब 12 बजे के आसपास जो है यहाँ से वो रेल मार्ग द्वारा शाहजहानपुर के लिए रवाना होंगे। और जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ भी बैठक होनी है, बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास शानू?
और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बैठक के लिए जो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी, जो संगठन है उसके साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। विधायक सांसद छत्रपाल गंगवार भी वहां पर मौजूद होंगे और आगे की रणनीतियों के लिए जो जिस तरीके से जो जीरो पॉवर्टी की बात चल रही है लगातार, जो 2 अक्टूबर तक गरीबी मुक्त यानी कि जो गरीबी तबके तक जो इंसान लोग हैं उनको ऊपर उठाने की बात चल रही है, उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं अपनी बातें रखते हुए नजर आएंगे। और विभाग की बात की जाए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट एक सबसे बड़ा मजबूत डिपार्टमेंट है, उसको लेकर के वो हमेशा से लगातार जब भी बरेली का दौरा होता है वो एक समीक्षा बैठक करते हैं और हर पहलू पर वो जांच पड़ताल करते हुए नजर आते हैं। ठीक है शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, आज बरेली के दौरे पर हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ में पानी का संकट, स्मार्ट सिटी। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, पेयजल समस्या से लोग परेशान हैं। महिलाओं ने नगर निगम का घेराव किया। 2 महीने से मुस्लिम बाहुल इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, गर्मी में पानी की किल्लत है, लोग पानी की कमी से परेशान हो रहे हैं। नगर निगम कार्यालय का घेराव किया है, जहां लोगों का गुस्सा फूटा है। सफाइयों और महिलाओं का संयुक्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, नगरायुक्त के आश्वासन पर फिलहाल लोग शांत हुए और भरोसा दिलाया गया है कि जल्द पानी के टैंकर पहुंचेंगे। तो नगरायुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, जिसके बाद लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द पानी के टैंकर पहुंचेंगे, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ में पानी का संकट, स्मार्ट सिटी बेबस बनी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दुकानदार कस्टमर से हुआ खूनी संघर्ष। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ से इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं,
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने वाली है और इसी के लिए आज सीएम भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज 10वीं जो गवर्नर काउंसिल की बैठक होने जा रही है नीति आयोग की, इसके अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल शामिल होने जा रहे हैं। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और ये जो बैठक की जो थीम रखी गई है, खासकर विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 को जो विकसित भारत को बनाने का उद्देश्य है, इसकी एक थीम रखी गई है। और इसके अंदर हर तरह के पहलू पर बात होगी, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के विवाद को लेकर हो, चाहे टैरिफ प्लान को लेकर हो, चाहे राज्यों के अंदर जो किस तरह से राज्य को उत्थान हो सकता है, उनको विकास हो सकता है, क्योंकि जब राज्य का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं देश के विकास, राज्य के विकास को लेकर और जिस तरह से मुख्यमंत्री को बुलाया गया, सभी राज्यपालों को बुलाया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में राज्य के लिए केंद्र सरकार जो बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है और बड़े प्लान भी जो है आज हो सकता है कि तय हो जाए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सभी मुख्यमंत्रियों को खुद संबोधित करेंगे और उनसे सुझाव भी लेंगे और आने वाले 2047 को किस तरह से विकसित बना सकता है भारत के लिए, उसको एजेंडे को लेकर कई चर्चाएं चली। बिल्कुल, और जानकारी ये भी है कि जितने भी राज्यों के सीएम वहां पहुंच रहे हैं वो अपने अपने राज्यों के लिए सुझाव देंगे, या जो भी उनकी तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से कहा जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी अपने राज्य को लेकर क्या कुछ कह सकते हैं इस बैठक में, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली प्रवास पर है और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरह से पानी का मुद्दा भी है और चाहे किसानों की बातें उनको लेकर भी, चाहे नीति आयोग के अंदर बातें होंगी और पानी को लेकर ही बात होगी, और किस तरह से हरियाणा पिछले लंबे समय से जो है विकास के दौर में बढ़ा है और आगे आने वाले समय में बढ़ेगा, उसको लेकर भी खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी रिप्रेजेंट करेंगे हरियाणा को और नए सुझाव जो है हरियाणा को लेकर देंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है 2047 के विकसित राज्य के रूप में। जी बिल्कुल, देखना होगा इस बैठक के बाद कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 10 बजे नीति आयोग की बैठक की शुरुआत होने वाली है, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां दुकानदार कस्टमर से हुआ खूनी संघर्ष। छोटे इमामबाड़े के पास हुआ है ये खूनी संघर्ष। नवाबी चस्का दुकान के पास देर रात जमकर चले लाठी डंडे, तो दुकानदार और कस्टमर्स के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के घंटाघर के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात सड़क पर जमकर चले लाठी डंडे, दुकानदार और कस्टमर के बीच खूनी संघर्ष हुआ। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के घंटाघर के पास की ये घटना। नवाबी चस्का दुकान के पास देर रात जमकर चले लाठी डंडे, दुकानदार कस्टमर के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का, और अब खबर बाराबंकी से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बड्डूपुर बाजार से खिंझना तिराहे तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुरक्षा को लेकर पुलिस, पीएसी के जवान मौजूद रहे, तो सेना के सम्मान में लोगों ने जमकर नारे लगाए हैं। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। सेना के सम्मान में लोगों ने जमकर नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान के चलते ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है। तो बड्डूपुर बाजार से खिंझना तिराहे तक ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां 29 मई को लेकर यूपीपीसीएल अलर्ट है। 29 मई को कार्य बहिष्कार करेंगे कर्मचारी। आपको बता दें, बिजली आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। वैकल्पिक तैयारियों में जुटा है यूपीपीसीएल। तो वितरण कंपनियों से रिपोर्ट मांगी गई है। बिजली सब स्टेशन पर वैकल्पिक व्यवस्था होगी। यूपीपीसीएल चेयरमैन ने कर्मियों को चेतावनी दी है, बिजली सप्लाई बाधित की तो एक्शन होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपीपीसीएल चेयरमैन ने कर्मियों को चेतावनी दी और कहा कि बिजली सप्लाई बाधित की तो एक्शन होगा। तो यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 29 मई को लेकर यूपीपीसीएल अलर्ट है। 29 मई को कार्य बहिष्कार करेंगे कर्मचारी। बिजली आपूर्ति पर असर पड़ सकता है और इसी को लेकर यूपीपीसीएल चेयरमैन ने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिजली सप्लाई बाधित की तो एक्शन होगा। वितरण कंपनियों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बिजली सब स्टेशन पर वैकल्पिक व्यवस्था होगी। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। नगर निगम जोन 8 एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। कर निर्धारण के नाम पर भारी गड़बड़ी और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप इस कार्यालय पर लगे हैं। ताजा मामला कल्ली पश्चिम क्षेत्र का है, जहां रहने वाले एक भवन स्वामी को नगर निगम द्वारा करीब 2.5 लाख रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया। पीड़ित के मुताबिक कुछ अधिकारियों ने 80,000 रुपए में टैक्स निर्धारण निपटाने की बात कही। शिकायतकर्ता ने जब 80,000 रुपए दिए तो उसे केवल 40,000 की रसीद दी गई। शेष 40,000 रुपए कथित रूप से निगम कर्मचारियों द्वारा हड़प लिए गए। ये मामला अब निगम के सदन तक पहुंच चुका है, जहां कर निर्धारण में चल रहे इस कथित भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए गए हैं। चंद्रिका प्रसाद यादव के पुत्र सक्षम यादव ने बताया कि उनके वृद्ध पिता महीनों से नगर निगम के चक्कर काट रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने जानबूझकर काम में टालमटोल की और अंत में पैसे लेकर आधी रसीद थमा दी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य को नमन करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य को नमन करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान संचेडी कस्बे में उमड़ा महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं का जनसैलाब। वरिष्ठ बीजेपी नेता दिनेश अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख अनुराधा अवस्थी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से सचेडी गूंजा। कस्बा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं में काफी जोश देखने को मिला। ये भारत के जो 100 दिवस है सिंदूर, जो मिशन सिंदूर कामयाब हुआ है, उसके उपलक्ष्य में सचेंडी से कैंडा तक ये तिरंगा यात्रा है। हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, इस देश के का जो इसके पहले भी
तमाम आतंकवादी हमला करके चले जाते थे, हम लोग बस शिकायतें करते रह जाते थे। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसको सबक सिखा दिया है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो देश का युद्ध माना जाएगा और हमारी समझ में अब जल्दी जल्दी आतंकवादी की किसी की दम नहीं पड़ेगी। ये दोबारा भारत का आंख उठा के देखे, क्योंकि जो आतंकवादी इस समय कहीं न कहीं फिर में घुसे पड़े हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तक सेना अध्यक्ष मुनीर भी किसी गुफा में घुसा पड़ा है। इतनी दहशत हमारी ब्रह्मोस, हमारी मिसाइल, हमारे सैनिकों का जज्बा का इनको इतना डर भर गया है। और ये जज्बा जो है वो आप सब लोगों का है, जनता का है। अगर जनता ने मोदी को न रखा होता तो आज ये स्थिति न होती। पूरी जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए आज जनता को आभार देता हूँ और अपनी सेना को आभार देता हूँ कि जो निडर होकर के अब पूरा खुले हाथ छोड़ करके सेना को आगे बढ़ने के लिए कहा, उसका ये अंजाम है कि आज पाकिस्तान को कर बैठ गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कभी वफादारी की मिसाल माने जाने वाले कुत्ते आज कानपुर की सड़कों पर डर और दहशत का पर्याय बन चुके हैं। सवाल सिर्फ काटने या दौड़ाने का नहीं, सवाल है बच्चों की सुरक्षा का, बुजुर्गों की जिंदगी का और आम नागरिकों के हक का। जहां एक और स्मार्ट सिटी के सपने संजोए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर डर के साए में जीना मजबूरी बन चुका है। जिम्मेदारी सिर्फ नगर निगम की नहीं, ये एक साझा प्रयास है, प्रशासन का, आम जनता का और जागरूक समाज का। अब वक्त है कानपुर को वाकई स्मार्ट और सुरक्षित बनाने का, वरना कहीं ऐसा ना हो कि स्मार्ट सिटी की चमक आवारा कुत्तों के साए में फीकी पड़ जाए। ये रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरफ कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता था, वहीं दूसरी तरफ अब ये आवारा कुत्तों के आतंक का गढ़ बन गया है। आवारा मवेशी और आवारा कटीले कुत्तों से लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ कानपुर शहर को स्मार्ट सिटी का भी दर्जा दिया जा रहा है। कानपुर शहर में जगह जगह नई नई चीजों की सुंदरता देखने के लिए मिल रही है। साथ ही लगातार कानपुर शहर में मेट्रो का काम भी लगातार दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कानपुर को स्वच्छ, सुंदर एवं उभरता हुआ कानपुर ही बनाना है। वहीं कानपुर वासी कुछ आवारा मवेशी एवं कटीले कुत्तों से बेहद परेशान हैं। आइए जानते हैं जनता का हाल। कहीं रात में तो कहीं सड़क पर पैदल या बाइक से चलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बाइक सवार और साइकिल सवारों पर कुत्ते आए दिन हमलावर हो जाते हैं। देखिए, कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा है, हम लोग नवीन मार्केट के दुकानदार तो इससे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि रोज एक दो बच्चों को ये काटते हैं। क्योंकि ये जो बांग्लादेशी बोरा लेके जाते हैं, इनके पीछे पीछे ये दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद इनको काट लेते हैं। और मार्केट की दशा इससे कस्टमर आने में अब कतराने लगा है कि मार्केट इतना गंदा क्यों है। और ना तो पानी की कोई व्यवस्था है। कुत्तों पानी, गर्मी का मौसम है, पानी होना चाहिए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। खाने का भी इनको भोजन मिल नहीं पाता है, तो ये जो भी निकलता है उसको काटने का प्रयास करते हैं। कुत्तों का आतंक के लिए प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आए दिन कुत्तों द्वारा लोग जख्मी हो रहे हैं, उनके द्वारा हमला किया जा रहा है। इसको आम जनमानस कितना हद तक अपनी जिम्मेदारी निभाए, कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि जो अराजकता बढ़ रही है कुत्तों में, वो चीज सुधार करनी चाहिए। कई बार गर्मी में उनका टेम्पर कैसा होता है, क्या होता है, तो पशु चिकित्सक अधिकारी को भी अपने स्तर से उन्हें ये चीज देखना चाहिए कि कहाँ कैसी जरूरत हो रही है। और हमें लगता है आबादी भी इस समय सबसे ज्यादा बढ़ रही है कानपुर क्षेत्र में, जिसके लिए भी प्रशासन को पूर्ण प्रयास करना चाहिए। भैया, शहर भर में कुत्तों का आतंक तो बहुत ज्यादा है। आप रात को कहीं भी निकल जाओ और एक ही गली के बाहर 5-5, 6-6 कुत्ते बैठे होते हैं। अगर गाड़ी तेज हो तो पीछे दौड़ाने लगते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इनकी नसबंदी करा के इनको दूसरी जगह कहीं रखा जाए या छोड़ा जाए, जिससे कि आम जनता को दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। और हर जगह भी है, आज मार्केट में, नवीन मार्केट में भी कुत्तों की तादाद बढ़ गई है। कोई बच्चा भी अगर निकलता है तो उसको काट लेते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि इन कुत्तों का इलाज जल्द से जल्द नगर निगम को करना चाहिए। कुत्तों के बारे में लोग आजकल कुत्तों को बिस्कुट खिला रहे हैं, ये खिलाने का थोड़ा लालच ज्यादा दे रहे हैं कुत्तों को। अब कुत्तों के बारे में ये नहीं तो जाने कितने लोगों को काटते हैं। कोई मुर्गे की डंडी फेंक रही है, कोई कुछ कर रहा है। मार्केट में कुत्ते भयंकर हैं। कुत्ते को ढुआने के लिए कोई सरकार या गवर्नमेंट कुछ नगर महापालिका सोचती नहीं है। इसे नगर महापालिका को सोचना चाहिए।
बारिश में स्किन इन्फेक्शन कुत्तों को खतरनाक बनाता है। यही कारण है कि कुत्ता काटने के केस बारिश में ज्यादा होते हैं। बरसाती मौसम में कुत्तों को स्किन इन्फेक्शन से लेकर एक्टोपैराटाइट बीमारी होती है, जिससे वे ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। जो कुत्ता को मतलब जो है घर में जब रहता है तो सडन उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाए या मतलब किसी तरह उसको डिस्टर्ब होता है तभी काटता है, नहीं कुत्ता पालतू जल्दी काटता नहीं। अब वो क्यों काटा सडन, क्या उसके अंदर चेंजेस हुए, ये तो जब तक इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पता है। हाँ, वो बाहर लेटा था रोड में रात में कुत्ता जो है मतलब काट दिए थे। लावारिस कुत्ते तो किसी को भी काट लेते हैं। परेशान करते हैं, कार सवार हो क्या गाड़ी सवार हो, ऐसे में कुत्तों का जो आतंक मचा है शहर में, उसका सब क्या है? कुत्ते ज्यादा मतलब की संख्या उनकी ज्यादा हो गई है। रात में वो सूनी सड़क होती है, उसमें ज्यादा तेज अगर रफ्तार से कोई निकलता है उसके पीछे दौड़ा लेते हैं, और मतलब उधर आगे से कुत्ते दौड़ा लेते हैं तो किसी तरह अगर रुकता है तो काट ही लेते हैं। जहां एक और स्मार्ट सिटी के नाम पर कानपुर शहर को सजाया संवारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आवारा कुत्तों का ये आतंक पूरे विकास कार्यों पर सवाल खड़ा कर रहा है। प्रशासन को अब जल्द से जल्द ठोस और टिकाऊ समाधान निकालना होगा। सड़कों पर घूम रहे बेसरा कुत्तों का आतंक अब लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आवारा कुत्तों से निपटना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता और भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कानपुर जल्द ही इस समस्या से निजात पाए। कभी औद्योगिक और सांस्कृतिक पहचान से पहचाने जाने वाला कानपुर आज आवारा कुत्तों के डर से सहमा हुआ है। जहां स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, वहीं लोग अपने ही शहर की सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं। रोजाना की जिंदगी में डर का ये साया अब आम जनता के सब्र की परीक्षा ले रहा है। स्कूल जाते बच्चे, काम पर जाते लोग और बुजुर्ग अब इन सड़कों पर खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रशासन की योजनाएं कागजों पर जरूर चल रही, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। सवाल सिर्फ कुत्तों के बंध्याकरण या नई योजनाओं का नहीं, सवाल है शहर के हर नागरिक की सुरक्षा का। समय आ गया है कि नगर निगम, पशु चिकित्सा विभाग और नागरिक समाज सभी मिलकर समस्या का स्थायी समाधान खोजें, क्योंकि अगर आज नहीं चेते तो कल ये संकट और भी गहरा हो सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। मई के महीने में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। भीषण गर्मी से आम इंसान से लेकर जानवर तक बेहाल हैं। वहीं आई आंधी पानी से लोगों को राहत जरूर मिली, मगर 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा लोगों को एक बार फिर से सताने वाला है। मई के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी हर किसी को बेहाल कर चुकी है। बढ़ रहे तापमान ने सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 25 मई से नौतपा भी शुरू होने वाला है। नौतपा में पड़ने वाली भीषण गर्मी हर किसी को तपा देती है, पर बुधवार की रात को तेज आंधी और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, मगर बृहस्पतिवार को सुबह ही आसमान पर सूरज चाचा ने दर्शन देकर लोगों की राहत को आफत में बदल दिया। सूरज चाचा के तेवर चढ़े, मगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम हवाओं ने लोगों को सहारा दिया, जिसके कारण बेहाल गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया, जिस तरह से नौतपा में गर्मी पड़ती है और जो ये मई का सीजन होता है, इसमें भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हीट वेव भी चलती है, लू भी चलती है। लेकिन इसके साथ ही जो 30 मई तक जो बारिश दर्ज की जाती है वो प्री मानसून की बारिश होती है। इसमें होता क्या है, जब कई तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है। हवाओं की स्पीड 50, 60 और 70 किलोमीटर तक हो जाती है और मेघ गर्जना वाले बादलों के साथ बिजली गिरने और कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना बनी रहती है। और जिस तरह से नौतपा आने का उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से मौसमी सिस्टम पूरे देश में बने हुए हैं जो अप्रत्याशित रूप से काम कर रहे हैं, उनकी वजह से दिन की उमस बनी रहेगी, हीट इंडेक्स ज़्यादा रहेंगे, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी जो 37-38 तक रह सकती है। लेकिन जो हीट इंडेक्स होंगे उनकी वजह से गर्मी की फीलिंग होगी वो 43-44 टेम्परेचर तक हो सकती है। हेलेट के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ पर
प्रमुख सचिव महोदय के जो दिशा निर्देश मिले थे हीट स्ट्रोक को लेकर के, तो प्रधानाचार्य महोदय द्वारा इस संबंध में पहले भी मीटिंग ली जा चुकी है। तो हम लोगों ने उसकी सभी एचओडी के साथ जो मेडिसिन के हैं और बाल रोग के विभाग के एचओडी हैं मीटिंग करके दोनों जगह वार्ड बनवा दी हैं, अडल्ट पेशेंट्स के लिए भी और बाल रोग के लिए भी। पूरी दवाइयाँ, डॉक्टर की ड्यूटी और सभी सिस्टरों को इस चीज़ के लिए हम लोग तैयार कर लिया है। जो भी इस तरह का इसमें सीजन आता है, जैसे नौतपा है, उसके लिए भी हमारे पास में पूरे हीट स्ट्रोक के संबंध में जो भी इंतजाम है वो पूरे हम लोगों ने कर लिए हैं। और सभी लोगों से ये एक संदेश भी है कि गर्मी से अपने आप को बचा के रखें, अपना स्वस्थ रहें और अपने बच्चों को खास करके बच्चे रखें। वहीं इस भीषण गर्मी में डॉक्टर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकल रहे लोगों को सूरज के तेवरों से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। कानपुर से के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।